हो गया? ओके बेटा, ओके डन। सो बच्चे आज मैं आपको पहले चैप्टर की सारी रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? फर्स्ट चैप्टर दोनों ही चैप्टर करेंगे, पहले एसिड बेसिस वाला करेंगे। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है? एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। सो बेटे एसिड्स आर द सब्सटेंसेस एसिड्स आर द सब्सटेंसेस। कैसा टेस्ट होता है इनका? कैसा टेस्ट होता है एसिड्स का? हाँ ठीक, टेस्ट किया आपने सल्फ्यूरिक एसिड? कैसा टेस्ट होता है फिर उसका? सबका नहीं पता, आपको सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड का टेस्ट पता है, इनऑर्गेनिक नहीं आप खा सकते, ठीक है? HCl हमारे स्टोमक में होता है, सॉर इन टेस्ट। और दूसरा पॉइंट, एसिड जो है वो कैसा कलर चेंज करते हैं लिटमस का? पता ही आपको, ब्लू टू रेड, ठीक है? ये इसकी दो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं। अब बात करेंगे मेन प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो एसिड जो है वो हमारे पास दो टाइप्स के। कौन सी दो टाइप्स बताना? नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सेकंड इज वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? वेरी गुड, मैं आपको आज एक नई चीज सिखाऊंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? मैक्सिमम, जो कि मैक्सिमम डिसोशिएट हो जाते हैं, मैक्सिमम डिसोशिएट हो जाते हैं एंड गिव H पॉजिटिव आइंस। सही है? जो मैक्सिमम डिसोशिएट करते हैं और क्या देते हैं? H पॉजिटिव आइंस देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है? H2SO4, HNO3, नाम पता है ना सबके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H3PO4, फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं, HNO2, नाइट्रस एसिड, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस एसिड। बच्चे ये सारे कौन से एसिड हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कौन से एसिड्स हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स? जो मैक्सिमम क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट। अब मैं डिसोशिएट का मतलब समझाता हूं आपको, लेकिन डिसोशिएट ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। कहां पे होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में। देखो इस वीक एसिड को बाद में पढ़ते हैं, पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। ये आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इनके लिए एक चीज कैलकुलेट होती है, दैट इज अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट डिसोसिएट होता है। जितनी अल्फा की वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लाइक हमने बच्चे HCl का एक मॉलिक्यूल लिया, अब ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? डिसोशिएट। और क्या बनाएगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे? 1, और 1 का 1 क्या हो गया? डिसोशिएट। मतलब जितने लिए थे उतने ही क्या हो गए? डिसोशिएट। अब आपने लिया H2SO4, कितने मॉलिक्यूल लिए इसके? और इसने बना दिया डिसोशिएट होके H पॉजिटिव ट्वाइस प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये भी एक्वस में ही रहेंगे, आयनिक फॉर्म में, ठीक है? अब अल्फा का फॉर्मूला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोशिएटेड। डिसोशिएट कितने हुए? डिवाइडेड बाय टेकन, लिए कितने थे? अल्फा का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोशिएटेड अपॉन टोटल टेकन। कितने लिए थे आपने पार्टिकल्स? पहले HCl के लिए लगाओ, कितने पार्टिकल डिसोशिएट हुए? 1, और लिए भी कितने थे? तो कितना आंसर आया? 1। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई किससे? 100 से। कितना आंसर आया? 100%। इसका मतलब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो 100% डिसोशिएट होता है। समझ में आया? सेम अगर मैं H2SO4 के लिए भी लगाता तो भी कितना परसेंट आता हो? 100% आता। यहां समझ में आया? क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? आप बोलते हो ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो
कितने परसेंट डिसोसिएट होते हैं? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, बहुत सारे H पॉजिटिव देते हैं वो। समझ में आया बच्चे आपको? अब बात करूंगा मैं वीक एसिड्स की। बताओ बच्चे वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। तो फिर कितने डिसोशिएट होते हैं ये हमको पता नहीं चल सकता कभी भी। सबसे पहली बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट कितने परसेंट डिसोशिएट होंगे ये हमको पता नहीं चल सकता, लेकिन हाँ एक लॉ था जिसका नाम था कोलराशियस लॉ, उसने हमको ये सिखाया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कितने परसेंट डिसोशिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से ही हम लोगों को ये पता चल सकता है कि जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कितने परसेंट डिसोशिएट होते हैं। समझ में आ रही है बच्चे बात? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास आते हैं इन ऑर्गेनिक एसिड्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। बताना कोई एग्जांपल्स। लाइक CH3COOH एसिटिक एसिड, ये क्या है? मुझे बताओ ये कितना डिसोशिएट होगा? लाइक मैं यहां पर लिखता हूं CH3COOH और इसने आपको दी वैल्यू CH3COO नेगेटिव एसिटेट आइन अलॉन्ग विद H पॉजिटिव आइन। आपने इसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए। कितने लिए? अब डिसोशिएट कितने होंगे? नहीं पता, क्योंकि ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमको पता नहीं होता कि वो कितना डिसोशिएट होगा, कितने आइंस देगा। समझ में आ रही है बात? तो हमें यहां पर X और Y लिख दूं, पता ही नहीं है कितने आइंस बनेंगे। समझ में आया? अज्यूम करते हैं कि एक डिसोशिएट हो गया 10 में से, तो यहां पर कितना आएगा? 1, और यहां पर भी कितना आएगा? 1, तो 9 क्या बच गए? अनडिसोशिएटेड। अब इसके लिए अल्फा निकालो, कितना आएगा अल्फा? यहां पर निकाल देते हैं, कितना आएगा अल्फा इसके लिए? बोलना कितना आएगा? लिए कितने थे? डिसोशिएट कितने हुए? 1, डिसोशिएट हुए 1, और लिए कितने थे? 10, तो आंसर कितना आया? 0.1। कितना आंसर आया? करो इसको 100 से मल्टीप्लाई, कितना आया? इसका मतलब ये सिर्फ 10% डिसोशिएट हुआ। समझ में आया? लेकिन जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट 5% से ज्यादा डिसोशिएट नहीं होते। वीक इलेक्ट्रोलाइट कब टोटली डिसोशिएट होंगे हमें पता नहीं चल सकता। समझ में आया? लेकिन वो डिसोशिएट डाइल्यूशन के साथ होते रहते हैं। जब आप पानी डालोगे ना उसमें तो वो डिसोशिएट होते रहेंगे, लेकिन कभी भी 100% डिसोशिएट तो आपको ये कभी नहीं पता चल सकता कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम डिसोसिएशन कब होनी है। समझ में आया कि नहीं? क्या होते हैं बच्चे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? पता चला क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जिसमें कार्बन नहीं होगा। पहली बात, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। कौन से एसिड्स हैं? इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जांपल्स बता दूं, लाइक योर बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट की वीक एसिड्स की एग्जांपल क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड। लाइक CH3COH क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। क्या बच्चे? हाँ, ऑक्सैलिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और इसके साथ इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। C2O4H2 क्या फॉर्मूला है इसका? C2O4H2 डॉट 2 टाइम्स वाटर, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 126। दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड। क्या बच्चे? ऑक्सैलिक एसिड है। समझ में आया आपको कि नहीं? तो अब बताओ एसिड्स क्या होते हैं? जनरली उनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर। उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से बिलो, और वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सबको समझ में आया? ओके, उसके बाद कितनी टाइप्स होती हैं एसिड्स की? 2 टाइप्स। कौन सी? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना आता है? 1। अल्फा कितना आता है? 1। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कभी भी 1, हमेशा 1 से। क्या अल्फा की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। भाई कोई भी सब्सटेंस 100% से ज्यादा थोड़ी ना डिसोशिएट होगा। पता चल रहा है आपको कि नहीं? स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से हम लोग जो है वो बेसिस के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज। ये मिटा दूं मैं? सबको क्लियर है ये? पक्का? ओके।
एसिड्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्या होगा अगर हम लोग एसिड में मेटल मिलाएं, मेटल का कार्बोनेट मिला दें, मेटल बाइकार्बोनेट ऐड कर दें, और लास्ट मेटल का ऑक्साइड मिला दें। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड इज रिएक्टेड विद मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। सबसे पहली बात, जब भी आप इसके साथ इसके साथ इसके साथ रिएक्शन करोगे, मेटल, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, यहां तो एक चीज कॉमन है। वो क्या बच्चे, अगर आपके पास कोई भी एसिड होगा लाइक CH3COOH, इसने अपना ये H लॉस करना है, एसिड है ना, ये क्या लॉस करेगा, H। इस H को आपने हटा देना है और इसकी जगह पर जो भी मेटल होगा वो लगा देना है। समझ में आया? यानी मेटल H को रिप्लेस करेगा। बात समझ में आई है नहीं? सबसे पहले पता क्या होता है, ये डिसोशिएट होता है और ये बनाता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और अब सेकंड स्टेप में CH3CO नेगेटिव जो बना, एनाइन जो बना, इसके साथ आपका मेटल जुड़ जाएगा लाइक Na पॉजिटिव। समझ में आया? और क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3COONA। यानी H की जगह पर आपने क्या इंट्रोड्यूस करवा लेना है, Na इंट्रोड्यूस करवा लेना है, मतलब मेटल जो भी होगा वो इंट्रोड्यूस करवा लेना है, और तीनों में एक प्रोडक्ट तो सेम बनेगा। ठीक है, बताओ अब रिएक्शन। सबसे पहले हमने यहां पे मेटल ले लिया, सोडियम, और भी आप कोई ले सकते हो, पोटाशियम ले सकते हो। ठीक है, बताओ बच्चे क्या रिएक्शन होगी। एसिड ले ले कोई, कौन सा एसिड ले ले, H2SO4 ले लेते। कौन सा एसिड होता है, इसके तीन नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड बाई हाइड्रोजन सल्फेट, और कार्बोनेट कहां से हो गया भाई, H2SO4 is also known as king of acids, common name king of acids, and it is also known as oil of vitriol। क्या बोलते हैं इसको, oil of vitriol। MCQ में पूछ सकते हैं oil of vitriol क्या होता है। oil of vitriol is blue vitriol। क्या होता है blue vitriol, that is copper sulfate pentahydrate, it is a blue vitriol। इसका सोल्यूशन जो है ब्लू कलर का होता है। देन ग्रीन vitriol, FeSO4 हेप्टाहाइड्रेट 7 वाटर, इसका कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट, अभी यो मैंने बताया, H2SO4 को इसी तरह से क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल। और H2SO4 ना एक विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस समझते हो, जो डेंस होता है, थोड़ा ज्यादा डेंस होता है, जैसे लाइक हनी से लेकिन थोड़ा पतला होगा, पानी से थोड़ा ज्यादा डेंस होगा। समझ में आया? बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर रहते हैं, यूनिटी होती है उनमें। क्यों होती है यूनिटी? क्योंकि उनमें बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इकट्ठे होकर रहते हैं हमेशा, क्यों? क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब भी बॉन्डिंग होगी तो एसोसिएशन होगी। समझ में आया कि नहीं? आप लोगों में है बॉन्डिंग? आप एक दूसरे की चुगली करते रहते हो, कहां बॉन्डिंग आप, है ना? तो जहां पर बॉन्डिंग होगी वहां पर एसोसिएशन होगी। बात नहीं बच्चे, जहां पर बॉन्डिंग होगी वहां पर एसोसिएशन होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग थी वो क्या हो जाएगी, हीट दे रहे ना उसको, हीटिंग से वो बॉन्ड्स टूट जाएंगी, और जब बॉन्ड्स टूट जाएंगी तो सब अलग हो जाएंगे और अलग होकर बिखर जाएंगे। हीट करोगे तो वेपर बन जाएंगे, हर वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं, और ब्रेक होने के बाद मॉलिक्यूल जो है डिस्क्रीट हो जाते हैं। डिस्क्रीट मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। समझ में आया आपको? अब मेटल के साथ रिएक्शन करो सल्फ्यूरिक एसिड की। क्या क्या बताया था आपको मैंने, H निकल जाएगा बाहर और उसके साथ क्या लग जाएगा, Na। बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो H की जगह Na आ जाएगा तो बनेगा Na2, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। और माइनर क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। आपको पता है जब भी हम किसी मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो मेटल उसके H को बाहर हटा देता है, यानी H मींस हाइड्रोजन। तो यहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चे, हाइड्रोजन। आ जाओ मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, CaCO3। बताओ प्रोडक्ट, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और आपके पास CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। यहां पर क्या, जब भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होगा तो CO2 बनेगा ही बनेगा और उसके साथ वाटर भी बनेगा। बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट फटाफट से, CaSO4
प्लस CO2 प्लस वाटर। और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का 100% रिएक्शन सेम होता है, तो यहां पर भी क्या प्रोडक्ट बनेगा, CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3, और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो जब आप कैल्शियम लगाओगे, कैल्शियम के ऊपर 2 होता है प्लस में, तो फॉर्मूला क्रॉस हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम, कैल्शियम का क्या बन गया, सल्फेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और साथ में वाटर बना। अब लास्ट बचता है मेटल ऑक्साइड। इसके साथ आप मुझे रिएक्शन लिख के दो, बोलो कोई मेटल ऑक्साइड। CuO। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो कॉपर जो है ना, जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर यहां तो +2 चार्ज होता है, और यहां तो कौन सा होता है, जल्दी बोलना, +3। +3 में उसको क्या बोलते हैं, फेरिक। क्या बोलते हैं, और +3 में उसको क्या बोलते हैं, सॉरी गलत लिख दिया, ये फेरस था, और ये क्या है, फेरिक। तो इसका मतलब जब हायर चार्ज होता है उसके लास्ट में IC लगता है, इक लगता है। समझ में आया। इस तरह से कॉपर भी 2 वैलेंसी शो करता है, एक शो करता है वो +1 और एक वो शो करता है +2। तो +1 में उसको क्या बोलेंगे और +2 में क्या बोलेंगे, +1 में उसको बोलेंगे क्यूप्रस, क्या बोलेंगे, और +2 में उसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक बोलेंगे। अब आपने फॉर्मूला मुझे बताया CuO, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर है -2 और कॉपर के ऊपर है +2, बताओ इसका फॉर्म नाम क्या होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो बेटे ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं। क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Cu2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। करे इसके साथ रिएक्शन, क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, CuSO4 बनेगा ना, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। तो यहां बनेगा CuSO4 along with वाटर। बोलो समझ में आया। ये रिएक्शन किसके साथ थी, एसिड की रिएक्शन, किसके साथ, वो जल्दी से बताओ। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन हट जाता है, मेटल जुड़ जाता है, ठीक है। सेकंड, कार्बोनेट के साथ मेटल जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, वाटर बन जाएगा। तीसरा, बाइकार्बोनेट के साथ क्या होगा, सेम, मेटल जुड़ जाएगा, CO2 और वाटर। ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, मेटल जुड़ गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। समझ में आया आपको बच्चे ये रिएक्शंस। अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेस की, ठीक है। पहले तो मैं आपको 2 आइंस के, एनाइंस के फॉर्मूले बताता हूं, जो लास्ट टाइम मैंने टेस्ट में डाला था और आज सबने गलत किया था। आपने लिखा था नो रिएक्शन। देखो ये आपके पास NaOH है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटू, एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है। अब आप एक काम करो, इसमें ना एल्यूमिनियम मेटल मिला दो, ठीक है, और फिर से ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अब आप इसमें क्या मिला दो, जिंक मेटल मिला दो, ठीक है। और यहां पर आपने प्रोडक्ट बनाने हैं। प्रोडक्ट बनाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। वन इज जिंकेट, ZnO2। ZnO2 इज ए जिंकेट, क्या है ये, ठीक है। एंड वन इज एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट इज AlO2। इसके ऊपर -1 चार्ज होता है और इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब आपने इसमें सोडियम लगाना है, बच्चे सोडियम के ऊपर कितना होता है, +1, ठीक है। जब आप यहां पर इस -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने सोडियम लगेंगे, तो आप यहां पर Na2 लिखोगे। समझ में आया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट। जब भी आप रिएक्शन NaOH का और जिंक का करोगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आई है नहीं, सबको क्लियर हुआ। फिर से बता रहा हूं, जिंकेट का फॉर्मूला क्या था, ZnO2 2 नेगेटिव, और सोडियम का फॉर्मूला क्या है, Na+1। तो फॉर्मूला बनाते वक्त क्रॉस में करते हो कि नहीं करते हो, तो ये 2 यहां लगा दो, 1 लगाते नहीं है, तो क्या फॉर्मूला बना, Na2ZnO2। दिस इज सोडियम जिंकेट। अब नेक्स्ट टाइम ये गलत मत करना, दिस इज द सोडियम जिंकेट। और एल्यूमिनेट वाला फॉर्मूला बना के दिखाओ। एल्यूमिनेट पे कितना चार्ज था, AlO2 -1 था, और सोडियम पे कितना होता है, +1, और ये +1 और -1 क्या हो गया, क्या फॉर्मूला बना, NaAlO2। दिस इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है क्या है, Na2Al2O4। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, Na2Al2O4। बट इसमें से बच्चे कॉमन फैक्टर निकल रहा है कि नहीं, क्या 1 1 एंड 2, तो फॉर्मूला क्या हो गया, NaAlO2। क्लियर हुआ। क्या होता है जब आप बेस में जिंक और एल्यूमिनियम मिलाते हो, क्या बनता है,
जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम मिलाते हो क्या बनता है? एल्यूमिनेट। किसका एल्यूमिनेट? सोडियम का। और जब जिंक मिलाते हो तो क्या बनता है? जिंकेट। किसका? सोडियम का। तो सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट। सबको समझ में आया? पक्का? ओके, अब मैं बेस पे आ जाता हूं। नोट किया आपने रिएक्शन? नहीं, ये जिंक और एल्यूमिनियम जब भी कोई ऑक्साइड बनाते हैं ये एम्फोटेरिक सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। जनरली इन्हीं के साथ ये रिएक्शन आएगा आपका, एल्यूमिनियम और जिंक के साथ। बच्चे एक और बात नोट करना, जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक सबस्टेंस वो सबस्टेंस होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। हमारा वाटर भी एक एम्फोटेरिक सबस्टेंस है, जो H पॉजिटिव भी रिलीज करता है, OH नेगेटिव भी रिलीज करता है, वो भी एक एम्फोटेरिक सबस्टेंस है। क्या होता है एम्फोटेरिक सबस्टेंस? एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो बेटा दो इसको मैं। अब बताओ बेसिस क्या होते हैं? क्या करते हैं? बेसिस भी बच्चे दो टाइप्स के। कौन से बेसिस? स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। बेसिस होते क्या बच्चे? जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। कब करते हैं रिलीज? इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सबस्टेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन रिलीज करें वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो जल्दी रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो नहीं करेगा जल्दी वो वीक बेस। जो जल्दी करेगा वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। एग्जांपल बताओ। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? डिसोशिएट अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सबस्टेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में मैक्सिमम एक्सटेंट तक डिसोशिएट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत सारे OH देते हैं। एग्जांपल बताओ। NaOH, KOH और दो ही हैं। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स के नाम बताओ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसका कोई भी हाइड्रोक्साइड ले लो स्ट्रॉन्ग ही होगा। समझ में आया? जैसे आप सीजियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, CSOH। हाँ, सीजियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 1, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ आपको? अब बताओ वीक बेस क्या होते हैं? होते क्या? CH3। बेटे वो एसिड में बताया तुमको मैंने, और आप यही एग्जाम में लिखते हो CH3COH। CH3 एक एसिड है, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है। हाँ, डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल बताओ। NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। CaOH whole twice is a strong base, not a weak base. समझ में आया? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। बी मक्का सरवारा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी, उनके हाइड्रोक्साइड सबके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और पहला ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन को तो छोड़ दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और इनका बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, इन सब में से सबसे अच्छा बेस कौन सा है? क्या आंसर दो? गलत है। देखो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है बच्चे, ये बताना मुझे। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है ना बच्चे, डाउन द ग्रुप जाने पे ना एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में से सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सीजियम का। अब देखना ध्यान से, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का साइज इतना सा है, और अगर मैं सीजियम की बात करूं तो सीजियम का साइज इतना बड़ा है। यहां पर आपका OH जुड़ा है और यहां पर भी आपका OH जुड़ा है, ठीक है। मुझे बताना दोनों में बॉन्ड की लेंथ कहां ज्यादा है? इसमें। जब बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है ना वो बॉन्ड वीक होती है। वो बॉन्ड क्या होती है? तो कौन सी बॉन्ड वीक है? तो अगर ये बॉन्ड वीक है जल्दी टूटेगी, और अगर ये जल्दी टूट गई तो क्या रिलीज हो गया? तो किसमें जो OH जल्दी रिलीज हुआ? सीजियम में। समझ में आया? सो डाउन द ग्रुप जाने पे
जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से OH जो है वो जल्दी रिलीज हो जाता है। समझ में आया? इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सीजियम का हाइड्रोक्साइड है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे आपके मेटल का साइज बढ़ा था। समझ में आया? ग्रेटर द बॉन्ड वीकर इज द स्ट्रेंथ, शॉर्टर द बॉन्ड ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ। समझ में आया? ओके। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस पता चल गया आपको क्या होते हैं? बेसिस जो क्या रिलीज करते हैं। और ये कौन से साइंटिस्ट का कंसेप्ट था? मैं आपको 3 कंसेप्ट बता रहा हूं, जल्दी से देख लो। पहला था अर्हेनियस कंसेप्ट, अर्हेनियस कंसेप्ट। सेकंड था लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, और थर्ड था लिविस कंसेप्ट, लिविस कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। बच्चे ये 3 कंसेप्ट एसिड और बेसिस के लिए। अर्हेनियस ने कहा था, बात मत करिए, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग कोई भी सबस्टांस जो H पॉजिटिव रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में वो क्या है? एसिड। और जो OH नेगेटिव रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में वो क्या है? बेस। ये अर्हेनियस का कंसेप्ट था। अगर हम बात करें लॉरी ब्रॉन्स्टेड की, इसने OH का कंसेप्ट ही नहीं दिया। इसने कहा था एसिड एक ऐसा सबस्टांस है, एसिड एक ऐसा सबस्टांस है जो H पॉजिटिव डोनर है, जो H डोनेट करेगा, और बेस एक ऐसा सबस्टांस है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? एसिड एक ऐसा सबस्टांस है जो H क्या करेगा? डोनेट, और बेस उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट। लाइक देखो HCl एक एसिड है, आपने इसको डाल दिया वाटर में तो ये अपना H इसको देगा। ये क्या है यहां पर? एसिड, और ये क्या है यहां पर? बेस। जब ये अपना H को देगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट पे? Cl नेगेटिव, इसने अपना H लॉस कर दिया, मिला किसको? वो वाटर को, तो वाटर बना देगा H3O, मिल गया ना उसको H पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आइन। समझ में आया? जो H देता है वो क्या होता है? एसिड, और जो लेता है वो क्या होता है? बेस। हाँ जी बोलो। दोनों है, अभी तो बताया तुमको एम्फोटेरिक, दोनों सुना नहीं ध्यान से? दोनों काम करता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको रिएक्ट किसके साथ कर रहे हो। अगर आप वाटर की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाओगे, देखो अगर आपने कभी वाटर का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाया तो यहां पर वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो अब वाटर अपना H इसको देगा। अब यहां पर वाटर आपका एसिड बन जाएगा, क्या बनाएगा? OH नेगेटिव, इसने आप H इसको दे दिया, और साथ में क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव। इसने H लिया, इसने दिया, अब ये यहां पर क्या है? एसिड, और ये यहां पर क्या है? समझ में आया? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कभी एसिड होगा और कभी क्या होगा? बेस। वो डिपेंड करता है कि आप उसको रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके। लास्ट कंसेप्ट कौन सा था? लिविस कंसेप्ट। लिविस ने कहा, इसने H और OH का कंसेप्ट ही नहीं दिया, H और H का टोटल कंसेप्ट नहीं दिया। इसने कहा कोई भी सबस्टांस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो एसिड होगा। लाइक योर BF3। मुझे बताना बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ शाबाश, कितना है बोरान का एटॉमिक नंबर? 5। तो उसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 3। बच्चे बोरान के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके साथ आप 3 फ्लोरीन जोड़ रहे हो, 1 2 और 3। अब बताओ यहां पर बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो 8 नहीं हुए ना, तो इसका मतलब ये लिविस एसिड है जिसका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। समझ में आया कि नहीं? और अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसको हम बोलते हैं बेस, लिविस बेस। लाइक योर NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो जिसके पास भी लोन पेयर होंगे वो लिविस बेस होगा। बात समझ में आई कि नहीं? 3 कंसेप्ट बताए ना मैंने आपको, कौन से थे? एसिड और बेसिस के 3 कंसेप्ट है। पहला अर्हेनियस, अर्हेनियस ने कहा है जो H डोनेट करेगा एक्वा सॉल्यूशन में वो एसिड, और जो OH रिलीज करेगा एक्वा सॉल्यूशन में वो बेस। दूसरा कंसेप्ट लॉरी ब्रॉन्स्टेड का है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा है जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा वो एसिड, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा वो बेस। तीसरा कंसेप्ट किसका है? लिविस कंसेप्ट। लिविस ने कहा है कि कोई भी सबस्टांस जिसका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो एसिड है, और कोई भी सबस्टांस जिसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो बेस होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।